हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है मुगल वंश, और मुगल वंश में हमारा चल रहा है शाहजहाँ के बारे में हम पढ़ रहे थे। शाहजहाँ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो हमने उसके युद्ध अभियानों के बारे में बातें की थी और हमने अहमदनगर युद्ध अभियान को लिखा दिया था। और उसके बाद कांधार युद्ध अभियान की जो थ्योरी है वो आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, आज हम उसको लिखा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे होंगे, सुनना अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके जितने भी युद्ध अभियान हैं उनको पूरा करेंगे। इसके अलावा इसकी धार्मिक नीति है उसको भी समझेंगे और आज बिल्कुल फिनिश करेंगे किसको, शाहजहाँ के लेक्चर को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ के युद्ध अभियान, जिनमें हमने अहमदनगर को समझ लिया था और कांधार के बारे में मैंने कल बता दिया था, ठीक है। दारा सिको जो होता है वो ये कहता है कि जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो मैं कराऊंगा और केवल 7 दिनों के अंदर कांधार को जीत लूंगा। तो ये बात मैंने कल बताई थी। आज इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कांधार पर विजय। कांधार पर विजय के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कांधार विजय प्राप्त करना मुगलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारत का क्या कहलाता था उस समय, सिंह द्वार कहलाता था। कांधार भारत का सिंह द्वार कहलाता था। क्या कहलाता था? सिंह द्वार कहलाता था। सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। अब देखिए, ये इसकी क्या होती है, हार्दिक इच्छा होती है कि हम कांधार पर क्या कर लें, विजय प्राप्त कर लें। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, किसको भेजा जाता है? तो इसके लिए जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है किसको, दारा सिको को, ठीक है। किसको सौंपी जाती है? दारा सिको को सौंपी जाती है। लेकिन इससे पहले भी 2 लोगों को ये भेज चुका था। किन किन को भेज चुका था? 2 लोगों को ये भेज चुका था। एक तो 1649 में, एक 1652 में, ठीक है। तो 1649 और 1652 में ये प्रयास कर चुका था। किस किस के नेतृत्व में भेजे थे? तो 2 अभियान। पहला जो अभियान है वो मीर बकरा, अच्छा नाम है। पहला अभियान मीर बकरा के नेतृत्व में, और दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? औरंगजेब, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, 2 अभियान भेजे जाते हैं। पहला अभियान जो है वो मीर बकरा के नेतृत्व में भेजा गया था, और जो दूसरा अभियान है वो किसके नेतृत्व में भेजा गया? औरंगजेब के नेतृत्व में भेजा गया। तो समझ में आ गई आप लोगों को बात? 49-52, ठीक है। इसके नीचे भले लिख लेना 1649 और 1652। प्रथम अभियान 1649 में किया गया और दूसरा अभियान 1652 में किया गया, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं दारा सिको की। दारा सिको ने कौन सा अभियान किया था? तीसरा अभियान किया था। ये पहले जो दोनों अभियान हैं ये क्या रहे थे? असफल रहे थे। इनमें इनको कोई सफलता
नहीं मिली थी। तो 1652 का अभियान और दारा सिकों का अभियान था 1653 में, 1 साल के बाद। ठीक है, तो ये क्या कहा था, मैं थ्योरी बताई थी, वो आप लोग लिख लेना कि जो कोई नहीं कर पाया मैं वो करूँगा। इसलिए क्योंकि ये जो तो पूर्व में अभियान लेके गए थे मीर बकरा और औरंगजेब, ये कांधार को नहीं जीत पाए थे। तो भले ही आप लोग लिख लेना ये चीज़, जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करके बताऊंगा। मैं करके बताऊंगा। ठीक है, किसको सुना के कहा था इसने? औरंगजेब को सुना के कहा था, क्योंकि औरंगजेब इस अभियान में असफल रहा था। वो जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करके बताऊंगा, और मात्र 7 दिन में, क्या कहने, ठीक है, और मात्र 7 दिन में कांधार को जीत कर बताऊंगा। क्या करूंगा? कांधार को जीत कर बताऊंगा, ये बोला था दारा सिकों ने। लेकिन ये भी जो अभियान है वो क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, जब पेपर होता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि मैं 90% बनाऊंगा, देख लेना, 90 नहीं तो 85 तो पक्का बनाऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर वो 85 में से 5 आगे हो जाता है और वो 8 का पीछे चला जाता है। तो यही हुआ था दारा सिकों के साथ। तो ये मैंने अभियान बताए, मीर बकरा 1649, औरंगजेब 1652, दारा सिकों 1653। तीनों के तीनों अभियान जो हैं वो क्या रहते हैं? असफल रहते हैं, इनमें कोई सफलता नहीं मिलती। समझ में आ गई आप लोगों को बात? तो जब इसने दारा सिकों ने ये युद्ध अभियान किया था उस समय इसको उपाधि दी गई थी शाहबुलंद। कौन सी उपाधि दी गई थी? शाहबुलंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा ना, नीचे नहीं दिख रहा तो यहां लिख लेना। ठीक है, दारा सिकों को एक उपाधि दी गई थी शाहबुलंद। युद्ध अभियान से पहले ये उपाधि दी गई थी। तो ये कांधार का विजय अभियान थे, जो तीनों के तीनों क्या होते हैं? असफल होते हैं और इसमें सफलता नहीं मिलती। अब देखो, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट, चित्र जो भी तुमने लिया होगा ले लिया होगा। चलिए, अब मध्य एशिया के बारे में बताऊंगा। मैंने कल बताया था कि वो अपने पैतृक स्थानों को दोबारा जीतना चाहता था, जहाँ पे कभी तैमूर का अधिकार था। समरकंद वाला जो इलाका था उनको प्राप्त करना चाहता था। क्या प्राप्त कर पाएगा? क्या ऐसे ही हार के वापस आएंगे ये लोग? देखो, ये भारत के अंदर के राजाओं को तो हरा देते थे, मन चाहे मन पे आए जब भी कहीं भी आक्रमण कर दो, क्योंकि यहाँ के शासक लड़ाई झगड़ों से क्या करते, ज़्यादा बचने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे ही ये लोग अफगानिस्तान की साइड में आते थे, मार खा के आते थे वहाँ से। ठीक है, तो शाहजहाँ के युद्ध अभियान, अब देखिए मैं बात करता हूँ मध्य एशिया अभियानों के बारे में। ठीक है, अब मध्य एशिया के बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो इनको एक ही में ले लेते हैं, मध्य एशिया अभियान। कब? 1640। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1640 की बात कर रहा हूं। मध्य एशिया अभियान से क्या मतलब है? मध्य एशिया अभियान से सीधा सा मतलब है वो क्षेत्र जिन पर कभी बाबर के आने से पहले इनके पूर्वजों का अधिकार था, तो ये उन क्षेत्रों को वापस से प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे? प्राप्त करना चाहते थे। जैसे अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से क्षेत्र? बल्ख, समरकंद, गजनी, ठीक है, फरगना आदि। तो इन क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्हीं क्षेत्रों को विजय प्राप्त करने के लिए किसके द्वारा प्रयास किया जाता है? शाहजहाँ के द्वारा प्रयास किया जाता है। ठीक है,
तो बल्ख, और देखिए बल्ख जो शब्द है ना, बल्ख मैंने आपको कल बताया था, बल्ख जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, नगरों की जननी, ठीक है, क्योंकि इसको पहला नगर माना जाता है, नगरों की जननी, ठीक है। बल्ख और बल्खारिया दो क्षेत्र जाने जाते हैं, तो नगरों की जननी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को कौन जीतना चाहता था, शाहजहां, अपने पूर्वजों के क्षेत्रों को वापस से प्राप्त करना चाहता था। समझ में आ गई बात आप लोगों को? यह अपने पूर्वजों के क्षेत्रों को वापस से क्या करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। और इसका क्या मकसद था, इसका मकसद ये था कि यहाँ पर मैं अपने पसंद के जो लोग हैं उनको क्या करूँ, गद्दी पर बिठा के रखूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे अधिकार में ये क्षेत्र होने चाहिए। इसलिए शाहजहां की हार्दिक इच्छा होती है कि मेरे मित्र शासक ही इन क्षेत्रों पर अधिकार करें। ठीक, तो क्या आर्थिक इच्छा होती है कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, उन्हीं के वंशज हों या मेरे चाहने वाले हों। आप देखिए शाहजहां ने क्या किया था, इस पर आक्रमण करने का प्लान बनाया था और औरंगजेब को भेज दिया, ठीक है। किसको भेजा था, औरंगजेब, दिख रहा है ना नीचे तक यहां, तो किसको भेजा जाता है, औरंगजेब को भेजा जाता है, औरंगजेब को भेजा जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलिए औरंगजेब को तो इन्होंने भेज दिया, लेकिन इस समय यहां का शासक कौन था, जिम्मेदारी कौन निभा रहा था, तो नजर मोहम्मद खान, ठीक है, मध्य एशिया, तो यहां पे अलग से लिख लेना, इस समय नजर मोहम्मद खान, ठीक है, नजर मोहम्मद खान के अधीन थे। तो ये क्षेत्र जो हैं वो किसके अधीन थे, इस समय नजर मोहम्मद खान के अधीन थे ये क्षेत्र। तो औरंगजेब को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम क्या करो, इन क्षेत्रों को जीतने का क्या करो, प्रयास करो, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता और औरंगजेब को क्या हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, ठीक है। औरंगजेब को असफलता हाथ लगती है। तो ये इसका अगला विजय अभियान था, मध्य एशिया के अभियान के नाम से, लेकिन ये जो अभियान है वो क्या रहता है, असफल रहता है, ठीक है। समझ में आई बात, कौन सा युद्ध अभियान, मध्य एशिया का युद्ध अभियान। मिटाएं इसको, रफ करें इसको, चलिए तो इसको करते हैं, मिटाते हैं, रफ करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे आगे, कल मैंने क्या बताया था, थ्योरी में ये बताया था धार्मिक नीतियां, अकबर की धार्मिक नीति, बाबर की धार्मिक नीति। आपकी जो किताब है ना, कौन सी वाली, कालूराम शर्मा वाली किताब है ना आपकी, उसमें दी हुई हैं बहुत भर भर के धार्मिक नीतियाँ, ठीक है। आप उसमें पढ़ना, प्रत्येक शासक की धार्मिक नीति है, प्रत्येक शासक के युद्ध अभियानों के बारे में है, मोटा मोटा, ठीक है। तो धार्मिक नीतियाँ, युद्ध अभियान को मिटा के यहाँ कर लीजिए धार्मिक नीतियाँ, कॉपी में ऐसे मिटाओ इसको और क्या जोड़ लो यहाँ पे,
की जगह की कर दो, धार्मिक नीतियां। मैंने कल जितनी भी धार्मिक नीतियां थी उनका मैंने क्या किया था, उल्लेख किया था, बता दिया था। ठीक है, चलिए देखिए एक बार वापस से सुन लो। ये है कि इसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी कि जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं ऐसे हिंदुओं के लिए अलग से क्या की, एक अलग डिपार्टमेंट की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो ऐसे पॉइंट लिख लीजिए आप, हिंदुओं से मुसलमान बनाने के लिए अलग विभाग की स्थापना, अलग विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, हिंदुओं को मुस्लिम वस्त्र धारण करने पर रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो इस प्रकार के इसने क्या लिया, डिसीजन लिए। इसके अलावा 1633 के बाद ये डिसीजन दिया था कि नई मंदिरों का निर्माण ना किया जाए। 1633 के बाद ये आदेश पारित किया गया कि नए मंदिरों का निर्माण ना किया जाए। ठीक है, क्या नहीं किया जाए, 1633 के बाद में आदेश पारित किया गया कि नए मंदिरों का निर्माण ना किया जाए। समझ में आई बात आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लिखिए, मैं जब तक क्या कर लूँ, जलपान कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था, चौथा पॉइंट ये बताया था कि जो सम्राट है उसके चित्र पर पगड़ी ना बनाई जाए। ठीक है, क्या नहीं बनाई जाए, पगड़ी ना बनाई जाए। तो सम्राट के सिर पर पगड़ी ना बनाई जाए। सम्राट के सिर पर क्या नहीं बनाई जाए, सम्राट के सिर पर पगड़ी ना बनाई जाए, ऐसा इसके द्वारा क्या किया जाता है, आदेश निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आदेश ये निकाला गया कि जो युद्धबंदी हैं, युद्धबंदी का मतलब युद्ध में पकड़े गए लोग, युद्धबंदियों को मुसलमान बनाया जाए। बंदी, जो बंदे थे ना उनको बंदी बना दिया जाए। युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए, मुसलमान बनाया जाए। ठीक है, देखो कभी भी अगर जान खतरे में हो तो सबसे पहले धर्म जो है वो तो चलते रहते हैं। किसी ने कहा भाई तू मुसलमान बन जाओ, ठीक है साहब बन जाऊंगा, वो छोड़ दे बात, वापस वो बन जाओ, आप जो हो कोई भी हो। हरिहर बुक्का ने ऐसे ही तो किया था। ठीक है, हरिहर बुक्का को पकड़ के मोहम्मद तुक ले गया था दिल्ली, उनको मुसलमान बना दिया, उसने बन जाएंगे साहब, कोई टेंशन नहीं है, बनाओ कुछ ही बना दो हमें। ठीक है, मुर्गा बना दो कि मुर्गा बन जाएंगे, क्यों, उसके अधीन थे उस समय।
और जैसे ही उनको छोड़ा, जैसे ही वो अपने दक्षिण आ गए घर, तो कौन मुसलमान कौन सा राजा, क्या मतलब, और आराम से चक ना दो के मस्त हिंदू बन गए। तो युद्ध बंदियों का मुसलमान बनाया गया। ऐसे ही निकोलो कोंटी के समय हुआ था। निकोलो कोंटी को पकड़ लिया था अरब के मुसलमानों ने, मुसलमान बना दिया उनको, बेचारे की पत्नी मार दी, बाल बच्चों को मार दिया था, पर मजबूरी थी, बन गया, पर वापस गया इटली और वापस से क्रिश्चियन बन गया। तो समय का सदुपयोग करना सीखो। बहुत सारे होते हैं बोलते हैं नहीं बनूंगा, मार दे, भले ही उसको मार देते, जीवन खत्म, क्या मतलब। तो समय की स्थिति के अनुसार देखिए, युद्ध बंदियों को क्या बनाने के आदेश दिए गए, मुसलमान बनाने के आदेश दिए जाते हैं। तो साझा की धार्मिक नीति, हिंदुओं से मुसलमान बनाने के लिए अलग विभाग की स्थापना, हिंदुओं को मुस्लिम वस्त्र धारण करने पर रोक लगा दी। 1633 के बाद यह आदेश पारित किया गया कि नए मंदिरों पर रोक रहेगी। इसके अलावा सम्राट के सिर पर पगड़ी पहनने से क्या कर दी, मना कर दिया कि सम्राट के सर पर पगड़ी नहीं होनी चाहिए, और युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाना जाए, ये बात बोली जाती है। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहा। क्या कहा, इस्लाम का रक्षक। लिख जाएगी एक लाइन नीचे, स्वयं को इस्लाम का रक्षक। स्वयं को क्या कहा कि मैं कौन हूं, इस्लाम का रक्षक हूं। तो यह आपको याद रखना है कि किस शासक के द्वारा इस्लाम के रक्षक की उपाधि धारण की गई थी। वो था, कौन था, शाहजहां था, जिसके द्वारा इस्लाम के रक्षक की उपाधि धारण की गई थी। याद रखना बड़े। तो ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट आउट थे। कुछ और भी थे लेकिन उनका कोई इतना खास महत्व है नहीं। ठीक है, तो इसको उतार लो, रफ कर लो, कॉपी कर लो, प्रिंट आउट कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, है ना। धार्मिक नीतियाँ काफ़ी और भी जैसे कुछ बातें होती हैं। ठीक है, जैसे बातें होती है, जैसे इसको क्या है, क्या, हाँ, इसको इस्लाम का स्तंभ कहा गया है। ठीक है, इस्लाम का नव संलग्न कर्ता कहा गया है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब वो सब लिखाती क्यों नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आप जो समझने की चीज़ नहीं है ना। अगर किसी आदमी का नाम है और सीधी परिभाषा है इस्लाम, अब मैंने आपको थ्योरी बता दी कि इसने क्या किया, हिंदुओं से मुसलमान बनवाया, तो अपने आप हो गया नव संलग्न करता। जब आपको आएगा कि इस्लाम में नव संलग्न करता किसको कहा गया है, तो आप लोगों के मन में ये विचार आएगा कि हिंदुओं से मुसलमान किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो नए लोग शामिल किए गए थे, तो इससे नव संलग्न करता शामिल शब्द आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको इस्लाम का इसी के आधार पर क्या कहा गया, स्तंभ कहा गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। चलिए, अब देखिए इसके शासनकाल से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर हो चुकी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके उत्तराधिकारियों के बारे में। ये थोड़ा जान लो क्योंकि बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है। सब इसके बेटे बेटे कौन थे उनके बारे में बता दो, क्योंकि इनमें थोड़ी देर बाद जब शाहजहां की मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या होगा। अब ये तो मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ताजमहल बनवाया था, ये भी लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो इसके उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारियों के बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके केवल 14 पुत्र थे। कितने पुत्र नहीं, संतान बोलते हैं उनको। ठीक है, इसके केवल कितनी संतानें थी, 14 संतानें थी, केवल 14। तो शाहजहां के 14 संतान थी, 14 संतान थी। तो शाहजहां के कितनी संतान थी, 14 संतान थी। अब 14 संतान तो बहुत कम होती हैं। ठीक है, 14 संतान बहुत कम होती हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण संतानें हैं उनको जान लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं,
उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दारा शिकोको। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। दारा शिकोको, दारा शिकोको का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। अब देखिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। इनका जो दूसरा जन्म, अब डेट ऑफ बर्थ लिखाने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि तुम याद करोगे नहीं, ये लिखी रखी ही रहेगी। 1615 ऐसा लिखा दो, 1615। ठीक है, अजमेर में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। दारा शिकोको होता है, उसका जन्म कब होता है? 1615 में होता है, अजमेर में होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वेद ग्रंथ उपनिषद इनका ज्ञाता होता है। इसने क्या किया था? इसको औरंगजेब के द्वारा विधर्मी बोला गया था। वहीं इसको साझा, जो क्या बोलते हैं, हाँ साझा जो था, अपने सिंहासन के सबसे पास में बैठाता था क्योंकि सर्वाधिक ज्ञानी था अपने भाई बहनों के अंतर्गत। इसके अलावा इसकी जो बहनें हैं इसके लिए गुप्तचरी का कार्य किया करती थी और ये अक्सर करके हिंदू धर्म के जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनमें जाया करता था। उसके अलावा जो इस्लाम है उनके धर्मगुरुओं के साथ ये आचार विचार प्रदान किया करता था। इसके द्वारा कई युद्ध अभियानों में भाग लिया गया था जिनमें कांधार के विजय अभियान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो शाहजहाँ होता है इसको क्या करता है? विभिन्न जो रियासतें होती हैं जैसे कि हिसार हो गया, उसके अलावा पंजाब हो गया, उसके अलावा दक्कनी क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में अक्सर करके बेचता रहता था। लेकिन दारा शिकोको का इतना इंटरेस्ट है वो इसके संबंध में नहीं था। वही जो साझा था वो दारा शिकोको को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था क्योंकि श्रेष्ठ था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दारा शिकोको को उत्तराधिकारी बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। ठीक, और कुछ घंटी लग गई। तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, जन्म 1615 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। ठीक है, लेकिन इतना नहीं जानना है। चलिए अब बात करते हैं शाह शुजा की। यहां तक हो गया। तो अब दूसरे लाला की बात करते हैं। क्या नाम था? शाह शुजा। शाह शुजा जो होता है ये दूसरे नंबर का पुत्र होता है और इसको कौन? जहांगीर जो है वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। अब जब भी आप बंगाल की हिस्ट्री पढ़ो तो जब भी वहां पे शाह शुजा का नाम आएगा, जब आप फाइनल ईयर नहीं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब इसका उल्लेख आएगा। ठीक है, तो शाह शुजा जो होता है वो कौन से नंबर का पुत्र होता है? इसका सेकंड नंबर का पुत्र होता है और इसको जहांगीर के द्वारा बंगाल का प्रशासक जो है, सूबेदार जो है वो क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसने बंगाल पहुंच के क्या किया था? स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। ठीक है, जब इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त बना दिया गया तो ये क्या करता है? वहां पहुंच जाता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है, अपने सिक्के चला देता है और प्रत्येक आदेश जो थे वो स्वतंत्र रूप से करने लगता है। यानी कि एक प्रकार से इसने अपने आप को दिल्ली से अलग कर लिया था। तो ये था शाह शुजा। ठीक, तो यहां हम इसको मिटाते हैं और अब एक पुत्र की और बात करते हैं जिसको उद्दंड बोलते थे, दारा शिकोको और जहांगीर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? औरंगजेब की बात कर रहा हूं। ठीक है, औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र। तीसरे नंबर का क्या होता है? ये पुत्र होता है और इसका क्रम था वैसे छठवा कौन था? इसका वैसे क्रम होता है तो बोलोगे 3 कौन आ गए बीच में? तो कुछ ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं रहा इतिहास में, कोई योगदान नहीं रहा इतिहास में,
कुछ बहनें थीं और कुछ नालायक बेटे थे जिनको कुछ मतलब नहीं, खाया पिया ऐश किया और क्या। तो औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र था। क्रम के अनुसार छठवा होता है, कुछ सिस्टर्स शामिल हो जाती हैं बीच में आके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या किया जाता है इसको? दक्षिण का सूबेदार, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और अगला शासक कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। तथा ये अगला शासक बनता है किसके सहयोग से? मीर जुमला। मीर जुमला, मीर जुमला मैंने बताया था आप लोगों को जब विजयनगर अहमदनगर चल रहा था, मीर जुमला के बारे में, ठीक है। मीर जुमला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो अब ज्यादातर जो मतलब काम के थे उनका हो गया। एक और बचा है मुराद। क्या नाम था इसका? नाम था मुराद। मुराद कौन था? सबसे छोटा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र, ठीक है। ये मतलब ऐसा इंसान था कि सारी चीज इसकी, जैसे आप लोग छोटे होंगे बचपन में कंची खेलते होंगे ना, हाँ कंची तो बोलते हैं उनको। तो इसको औरंगजेब बोलता था, देख तेरी कंची है, मैं खेलूंगा तेरे से, तेरी कंचियों से, ठीक है, और जीत जीत के तेरे को दूंगा, ठीक है। अब ये जैसे वो हार जाता तो बोलता कल जो है हम 100 कंची जीतेंगे। तो ये पूरी रात सोचता 100 कंची जीतेंगे सुबह, ठीक है। फिर औरंगजेब को खिलाता था। तो यानी कि स्वप्नशील इंसान की तरह था। अब मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? इसलिए बता रहा हूं, जो मुराद होता है, मुराद से औरंगजेब बोलता है कि मैं तुझे क्या बना दूंगा? दिल्ली का सुल्तान बना दूंगा। ये बात औरंगजेब ने इसको बोली थी, तू टेंशन ना कर, तू बनेगा दिल्ली का राजा। मुराद कहता था ठीक है भाई मैं बनूंगा। तो बोला मुझे क्या करना है? तुझे कुछ नहीं करना, तेरी जो सेना है उसे मुझे दे दे, तेरी सेना के सहयोग से मैं क्या करूंगा? युद्ध करूंगा, और मैं जीत के, जब मैं जीत जाऊंगा तो तुझको क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। तुझको क्या बना दूंगा? सुल्तान बना दूंगा, ठीक है। चलो अब आप सोचोगे साहब इसके पास सेना कहां से आ गई? क्योंकि ये गुजरात का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? गुजरात का। आपको मालूम है इसको सांझा क्या कहता था? इसको सांझा कहता था कुल कलंक, ठीक है। क्या कहता था? कुल कलंक। तो याद रखना है कुल कलंक किसकी उपाधि है? बोलता था कुल कलंक, कुल पर कलंक। अगर जैसे 4 रोटियां बची हैं तो औरंगजेब इसको बोलता था कि मैं 4 रोटियां खा लूं, फिर 4 की 8 निकालूंगा और उनको तू खा लेगा। तो ये उस पर भी विश्वास कर लेता था, इस प्रकार का आदमी। और इसको गुजरात का क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। ये औरंगजेब की बातों पर बहुत विश्वास करता था। औरंगजेब कहता था कि मैं तुझे राजा बना के ना, मैं स्वयं सन्यासी बन जाऊंगा, स्वयं संत बन जाऊंगा और पूरा जीवन धर्म में गुजार दूंगा। ये कहता था भैया ऐसा ही करना, मैं आया करूंगा तुमसे मिलने। बोला छोटे बिल्कुल, तू मिलने आया करना मुझसे। तो इस प्रकार की बातें। और कोई अगर इसको कोई समझाए कि तेरे साथ ये गलत कर रहा है ना, तो ये था मुराद, जो सबसे छोटा पुत्र होता है। औरंगजेब के बहकावे में अक्सर आया करता था, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये छोटा पुत्र होता है। जब हम औरंगजेब कराएंगे तो बताएंगे इनका क्या हाल हुआ था, बाद में इनको क्या गिफ्ट मिलता है। तो ये इनके पुत्र हो गए, जो महत्वपूर्ण हैं वही हो गए, ठीक। अब देखिए इनके पुत्र, इनका वंश, इनकी धार्मिक नीति। अब देखो मैं 1-2 बहनें हैं उनको आप लोगों को बता दूं, वरना वो बुरी मानेंगी कि देखो कितने पक्षपाती हैं। कुछ लड़कियां भी होंगी, वो कहेंगी देखो लड़कों के बारे में पढ़ा दिया और लड़कियों की बारी आई तो बोले कि चलो कल मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और कितनी 14 संतान हो गई, तो 14 संतान में से हमने लड़कों के बारे में
पढ़ लिया। अब देखिए हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, लड़कियों के बारे में चर्चा करेंगे कि समान है, लड़के लड़की एक समान, यही है भारतीय पहचान। तो शाहजहां की लड़कियों के बारे में बात करें। अब देखिए बात करता हूं पहली, जहां आरा। क्या नाम था, जहां आरा। जहां आरा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और इसका उपनाम क्या था, साहिबा तुझ जवानी। साहिबा तुझ जवानी, ठीक है। क्या नाम होता है, साहिबा तुझ जवानी। समझ आ गई आप लोगों को बात, समझ आ गई ना। क्या थी उसकी उपाधि थी, और इस शब्द को समझ के आप लोग लगा सकते हो कि इसकी जवानी जो है वो कैसी रही होगी। साहिबा तुझ जवानी जो है इसको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसका भी जो जन्म है वो अपने भाइयों के साथ ही 1614 में कहाँ पे हुआ था, अजमेर में हुआ था, सबसे सीनियर थी। अब देखिए ये जो थी कवयित्री थी और कविताएं लिखा करती थी। क्या थी, कवयित्री थी और कविताएं लिखा करती थी, कवयित्री थी। और इसको राज्य की प्रथम महिला होने का क्या था, खिताब प्राप्त था, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला होने का खिताब प्राप्त था, राज्य की प्रथम महिला होने का खिताब, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को। जहां आरा साहिबा तुझ जमानी, जिसका जन्म 1614 में कहाँ हुआ था, अजमेर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये क्या करती है, ये क्या करती है, फारसी भाषा में अपनी कविताएं जो है वो लिखा करती थी, ठीक है, वो लिखा करती थी। और ये दारा सिकों के लिए क्या करती थी, गुप्तचरी का काम करती थी। जो दारा सिको है इसके लिए क्या करती थी, गुप्तचर का काम करती थी। दारा सिकों के लिए काम करती थी, इसका मतलब यह है कि उसको महल की सूचनाएं, क्या चल रहा है दरबार में, क्या नहीं चल रहा, कौन सा भाई क्या कर रहा है, ऐसी जो बातें हैं वो बताया करती थी। इसलिए दारा सिकों की सबसे फेवरेट बहनों में शामिल थी, ठीक है। तो ये हो गई जहां आरा। समझ में आ गई आप लोगों को बात। चलिए अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे साहब चलिए दारा सिकों की ये सबसे फेवरेट बहन हो गई, तो औरंगजेब की सबसे फेवरेट बहन कौन सी थी, जो उसके लिए सूचनाएं का काम करती थी। होती है ना, 2-3 बहन होती हैं किसी के घर में, तो एक किसी की फेवरेट होती है, एक किसी की होती है, होता है, पहले भी होता था और सेम कंडीशन है, आज भी होता है, ठीक है। तो वो है रोशन आरा। कौन है, रोशन आरा है। रोशन आरा जो थी वो औरंगजेब की अब आप क्या बोल सकते हो, इसको पसंदीदा बहन बोल सकते हो, या इसको ज़्यादा पसंद करने वाली बहन बोल सकते हो, या उसकी प्रिय बहन बोल सकते हो, ठीक है। औरंगजेब की क्या थी, प्रिय बहन थी। और औरंगजेब के लिए गुप्तचरी का काम करती थी। सारी सूचनाएं बताती थी कि आज ऐसे हुआ, क्योंकि चुगली करना तो इनके डीएनए में होता है कि कैसे कैसे चुगली की जाती है, कैसी बातें की जाती हैं, कैसी बातें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डीएनए में शामिल होती है, ठीक है। मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, कोई अपने पे ना ले। तो ये 2 बहनें होती हैं, वो किसके लिए काम करती हैं, इनके लिए काम करती हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को इनके उत्तराधिकारियों के बारे में, इनके उत्तराधिकार के बारे में। अब देखिए
हम इनको मिटाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो युद्ध कराता हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इनको उत्तराधिकार के युद्ध माना जाता है, ठीक है। शासक बनने के लिए युद्ध माना जाता है। तो ये हैं उत्तराधिकार के युद्ध। कौन से युद्ध हैं? उत्तराधिकार के युद्ध हैं। उत्तराधिकार के युद्ध से सीधा सा मतलब है वे युद्ध जो शासक बनने के लिए किए जाते हैं और ये पुत्रों के बीच में या फिर जो आंतरिक राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके बीच में अक्सर करके उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए सबसे पहले होता है बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में, ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध था वो कब हुआ? फरवरी 1658 में हुआ। फरवरी 1658 में हुआ। किन किन के बीच में होता है? तो ये शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में होता है। किन किन के बीच में होता है? शाह शुजा बरस, आप लोग लिखना के बीच में, ठीक है, जैसे लिखते हैं बरस दारा शिकोह। दारा शिकोह के बीच में हुआ था और इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? दारा शिकोह की जीत हुई थी, ठीक है, समझ में आया। और शाह शुजा भाग के कहाँ चला गया? बंगाल चला जाता है। तो सबसे पहले उत्तराधिकार के युद्ध में जो युद्ध हुआ वो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि दारा शिकोह जो होता है इसकी ओर से एक बहुत अच्छा आदमी लड़ा था। कौन लड़ा था सर? राजा जयसिंह, ठीक है। ये आप लिख लेना कि इस युद्ध में दारा शिकोह की ओर से जयसिंह के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। जयसिंह चाहता था कि राजा जो है वो दारा शिकोह बने। तो ये हो गया बहादुरपुर का युद्ध। आप जल्दी से इसको कीजिए, फिर इसको मिटाता हूं। चलिए अब देखिए इसको मिटाते हैं। और अगला युद्ध जो होता है वो होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह की सेनाओं के बीच। धर्मत का युद्ध कब हुआ? अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 1658 में। किस किस के बीच लड़ा गया? औरंगजेब बरस दारा शिकोह। औरंगजेब बरस दारा शिकोह के बीच लड़ा जाता है, लेकिन इस युद्ध में किसकी जीत होती है? औरंगजेब की जीत होती है, ठीक है। औरंगजेब की जीत होती है। इस युद्ध में दारा शिकोह की ओर से जसवंत सिंह लड़ा था, लेकिन वो हार गया। तो दारा शिकोह की ओर से जसवंत सिंह लड़ा, लेकिन क्या हुआ? वो युद्ध हार गया। तो आपको याद रखना है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 को लड़ा जाता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की क्या होती है? जीत होती है। और औरंगजेब ने जीत की खुशी में एक नगर बसाया। उस नगर का नाम रखा फतेहाबाद। क्या रखा? औरंगजेब ने जीत की खुशी में एक नगर बसाया और उस नगर का नाम क्या रखा? फतेहाबाद रखा। तो आपको लिखना है औरंगजेब के द्वारा धर्मत के युद्ध की जीत की खुशी में एक नगर बसाया जाता है और उस नगर का नाम होता है फतेहाबाद। समझ में आ गया? देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, स्टोरी है, पूरी नहीं सुना सकता, समय की बाध्यता है, लेकिन कुछ पॉइंट बताता हूं। जब दारा शिकोह की ओर से कौन लड़ा था? जसवंत सिंह युद्ध लड़ा था। तो जसवंत सिंह युद्ध में हार जाता है, क्योंकि सेना हार जाती है, ठीक है। तो ये युद्ध हारने के बाद कहाँ आया? जोधपुर आया। नई नई शादी हुई थी उस समय इसकी। तो जोधपुर में ये बात
तो फैल जाती है, सबको पता चली जाता है कि जसवंत सिंह जो हैं वो युद्ध में हार चुके हैं, आ रहे हैं। तो इनकी पत्नी को पता चलता है हार क्या आ रहा है, तो उसने आदेश लगवा दिया गेट पे कि घर के अंदर ना आए। तो जसवंत सिंह पहुंचा तो इसको घर दुर्ग जो महल होता है उसके अंदर नहीं घुसने दिया। ठीक है, ये कह दिया कि जब तक जीत के नहीं आएगा तब तक घर के अंदर नहीं घुसेगा। बेचारे जसवंत सिंह को बाहर से ही लौटना पड़ा था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी सब में याद आ गई थी। तो ये तुमको याद रखना है, जसवंत सिंह औरंगजेब की जीत होती है, फतेहाबाद की स्थापना की जाती है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, खजुबा का युद्ध लड़ा गया। खजुबा, ये कौन सा खजुबा आ गया हो, जनवरी, ठीक है, जनवरी 1659 में युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जसवंत सिंह क्या करता है, जीत जाता है। क्या करता है, जीत जाता है। तो इस युद्ध में वापस से दारा शिको और कौन लड़ा था, शाह शुजा लड़ा था। ठीक है, तो दारा शिको बरस शाह शुजा के मध्य युद्ध हुआ। वापिस से जसवंत सिंह हार का बदला, उसे पता था घर जाना है। जसवंत सिंह युद्ध में लड़ा और जीता। ठीक है, तो इस युद्ध को कौन जीतता है, दारा शिको जीतता है। खजुबा का युद्ध जनवरी 1659, आपको क्या रखना है, याद रखना है। जसवंत सिंह ने क्या किया, शाह शुजा को हरा दिया। ठीक है, इस युद्ध में जसवंत सिंह की क्या होती है, जीत होती है। ये दारा शिको होता है जो भाग जाता है यहाँ से, और जहाँ ये भागकर गया था वहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो खजुबा का आपको युद्ध याद रखना है, दारा शिको बरस शाह शुजा। जसवंत सिंह इसमें क्या होता है, लड़ा था और इसने मुगल शिविरों को लूटा था, और इस युद्ध के बाद ये फिर घर गया अपने। तो फिर सूचना मिली कि इस बार जसवंत सिंह जीत गया है। तो फिर रानी ने क्या किया था, जो महल थी कि जो जितने भी दरवाजे होते हैं ना, जहाँ जहाँ से घुस सकता था सब खोल दिए थे। तो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, खजुबा का युद्ध। देखिए, अब देखिए आगे मार्च 1659 जगह पड़ती है, देवराई कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। तो ये युद्ध वापस से दारा शिको और औरंगजेब के बीच फाइनल युद्ध होता है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, इस युद्ध में औरंगजेब की जीत होती है। किसकी जीत होती है, औरंगजेब की जीत होती है। और ये युद्ध जो है वो निर्णायक माना गया था दिल्ली सल्तनत की जीत, दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो देवराई का युद्ध मार्च 1659 में पड़ा था, अजमेर के पास पड़ती है। इसमें औरंगजेब की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, इसमें दारा शिको को क्या किया गया था, बंदी बना लिया गया था। उसमें बात को दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली में बंदी बनाया जाता है, वहाँ उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये थी उत्तराधिकार की लड़ाई जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।